छेड़ा गया था। लेकिन जब उसकी खोज हुई तो दुनिया ने उसकी कब्र को उसके अंदर से मिले हजारों टेराकोटा वॉरियर्स की वजह से जाना। मगर अभी भी उस कब्र के बहुत बड़े हिस्से की खुदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मर्क्यूरी पड़ा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे शानदार आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है, तो मेरा जवाब बहुत ही आसान होगा, और वो होगा जो है सम्राट चिन की कब्र। सम्राट चिन के समय यानी 2nd सेंचुरी बीसी के लेखों से पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी कब्र में दफन किया गया था जिसके अंदर चीन का स्केल मॉडल बना था और उसमें मरकरी की नदियां बहती थीं, और वो उन स्केल मॉडल्स में बने शहरों के चारों तरफ बह रही थीं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि चीन की यह कब्र और मेक्सिको के एक मंदिर में लिक्विड मर्क्यूरी मिला है? जिस तरह से एज़टेक कहानियों में यह माना जाता है कि क्वेटज़कोएट्ल आसमान से आए थे, उसी तरह से चीन में मान्यता है कि चिन शी होंग के पूर्वज येलो एम्परर भी आसमान से एक ड्रैगन पर आए थे। कुछ पौराणिक लेखों के मुताबिक येलो एम्परर एक ड्रैगन पर सवार होकर घूम रहे थे। तभी उन्होंने पृथ्वी पर जरूरतमंद लोगों को देखा और वो उनकी मदद करने के लिए आसमान से नीचे उतर आए। चीन के मिथक के मुताबिक करीब 100 साल तक चीन पर राज करने के बाद येलो एम्परर ने वापस जाने के लिए ड्रैगन को बुला लिया। उनके कर्मचारियों में से ही 70 और लोग भी उस ड्रैगन पर सवार हुए और वो उड़ गए। माना जाता है कि ड्रैगन बहुत कम समय में काफी लंबी दूरी तय कर लेता था और इस लिहाज से वो येलो ड्रैगन एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान लगता है जो बहुत तेज रफ्तार से उड़ता था। और मैं जिन घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ वो वाकई उस वक्त हकीकत में हुई थी। लिक्विड मरकरी एक बड़ा ही गाढ़ा तत्व होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राचीन एज़टेक्स और चीन के लोगों ने अपनी कुछ महान हस्तियों की कब्र में उसकी नदियां कैसे बहा दी। जाहिर है उन्हें उस तत्व की छिपी हुई खूबियां मालूम थी, और क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हें वो खूबियां दूसरे ग्रह से आए जीवों ने बताई थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उड़ने वाली सांप की एज़टेक कहानी और आसमान से पृथ्वी पर आने वाले ड्रैगन की चीन की कहानी में असल में एक परग्रही अंतरिक्ष यान की बात कही गई हो? और क्या यही वजह है कि मेक्सिको और चीन की उन कब्रों में लिक्विड मर्क्यूरी मिला था? एशियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही सच है, और उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ और परग्रही टेक्नोलॉजी का सामना किया था जिससे जुड़े सबूत हमें पेरू के पहाड़ों पर जमीन के नीचे दफन मिल सकते हैं। जब माचू पिचू में जमीन के नीचे मौजूद चैम्बर की खुदाई होगी तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि ये जगह परग्रही टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें हाल ही में मिली नेस्का लाइन्स और दुनिया के दूसरे छोर पर मिले उसी तरह के जियोग्लिफ्स की जांच से मिल सकते हैं। माचू पिचू पेरू। इनका सभ्यता के इस पत्थर के बने किले को करीब 1450 एडी में एंडीज पहाड़ों के ऊपर बनवाया गया था, मगर करीब 100 साल बाद इसे अचानक ही बड़े रहस्यमय तरीके से खाली कर दिया गया। मुख्य धारा के विद्वान मानते हैं कि माचू पिचू के किले को सम्राट पाचाक्यूटेक ने बनवाया था और हजारों लोगों ने कई दशक तक काम करके इसे बनाया था। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका इतना सटीक निर्माण, पत्थरों के विशाल खंडों को ढोने की बात और इनका लोगों के लेखों से पता लगता है कि माचू पिचू को बिल्कुल अलग तरह से बनाया गया था और इसे बनाने में दूसरे ग्रह के जीवों ने मदद की थी। सम्राट पाचाक्यूटेक के बारे में कहा जाता है कि उनका वीराकोचा देवता से बड़ा गहरा रिश्ता था। पाचाक्यूटेक ने चांका से हुई बड़ी जंग के ठीक पहले मैदान छोड़ दिया था। वो एक झील के पास पहुंचे। उसी झील में आसमान से मेटल का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा। जब उन्होंने उसे झील से बाहर निकाला तो देखा कि वो एक आईना है। उन्हें उस आईने में एक छवि दिखी।
आईने में नजर आ रहे उस पारलौकिक जीव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपनी जिंदगी में कई जंग जीतोगे, जिनमें से एक ये भी है। वो छवि असल में सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता विराकोचा की थी। इसके बाद पाचा क्यूटेक अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ खड़े हो गए और इन विशाल मेगालिथिक पत्थरों में जान आ गई। ये उनके सिपाही बन गए और चांका का विनाश कर दिया। पाचाक्यूटक के साथ विराकोचा की भी शक्ति थी, तो ऐसे में मन में सवाल तो उठता है कि कहीं वो एक परग्रही टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। क्या बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उड़ाने की पाचाक्यूटेक की कहानी सच्ची है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से गिरने वाला वो आईना असल में एक परग्रही टेक्नोलॉजी थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही सच है और उनका कहना है कि माचू पिचू में हुई एक और खोज से पता लग सकता है कि उस परग्रही यंत्र का अंजाम क्या हुआ था। फ्रेंच इंजीनियर डेविड क्रेस्पे 2010 में माचू पिचू में छुट्टियां मना रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक मुख्य इमारत के तल पर एक दरवाजा बना है जिसे जानबूझकर पत्थरों से बंद कर दिया गया है। अगस्त 2011 में वो थेरी जामान नाम के एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट के पास गए जो पेरू के इनकन साम्राज्य का 15 साल से ज्यादा वक्त से अध्ययन कर रहे थे। महीने भर के अंदर थियरी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और अपने साथ लोकल आर्कियोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को लेकर वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गए। थियरी और रडार टेक्नीशियन रिचार्डो हमाडा ने उस बंद दरवाजे को बाहर से एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से स्कैन किया और रडार डिटेक्टर पर एक बड़े से मुहाने की तस्वीर नजर आई। टूटी हुई लाइंस इस बात का संकेत थी कि वहां शायद सीढ़ियां भी हैं जो और नीचे तक जाती हैं। दूसरे इक्विपमेंट से पता लगा कि उस छिपे हुए चेम्बर में मेटल्स भी हैं, सोना, चांदी और दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। ये इस बात का पुख्ता सबूत थे कि वो एक कब्र है। हालांकि थियरी ने क्रेस्पे के संदेह की पुष्टि कर दी थी, मगर ये बात चौंकाने वाली थी कि उस दरवाजे को इनकाज ने एक वक्त पर बंद कर दिया था और बाद में पेरू के अधिकारियों ने भी आगे की जांच के लिए उनके वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। ये सारे आइकोनोग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स इस बात की तस्दीक देते हैं कि ये सब पाचाक्यूटेक के मौजोलियम से जुड़ा था और ये शायद माचा पिचू से मिला आज तक का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल खजाना है। क्या पाचाक्यूटेक की कब्र उन पत्थरों के पार है? क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की यह बात सही हो सकती है कि उस जादुई आईने में शायद एक उन्नत टेक्नोलॉजी भी थी जो आईना सृष्टि की रचना करने वाले देवता विराकोचा ने पाचाक्यूटेक को दिया था? यहाँ हम ये कह रहे हैं कि उस सम्राट का एक परग्रही जीव से संबंध था। अब आप खुद सोचिए, अगर हम उनके कब्र की खुदाई की बात करते हैं तो जाहिर है उसके अंदर से हमें दूसरे आर्टिफैक्ट्स के साथ वो पावर भी मिलेगी जो पाचाक्यूटेक के पास थी। और मुझे तो लगता है कि हमें वहां से इस बात के पुख्ता सबूत मिल सकते हैं कि इंसानों के मामले में दूसरे ग्रह के जीवों का दखल था। जब माचू पिचू में जमीन के नीचे मौजूद चैम्बर की खुदाई होगी तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि यह जगह परग्रही टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें हाल ही में मिली नाज़का लाइंस और दुनिया के दूसरे छोर पर मिले उसी तरह के जियोग्लिफ्स की जांच से मिल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में नाज़का और कजाकिस्तान से मिले जियोग्लिफ्स न सिर्फ इंग्लैंड में हुई सुपरहेंज की नई खोज से जुड़े हैं, बल्कि वो दुनिया की कई और ऐसी रहस्यमयी साइट से भी जुड़े हैं जो सिर्फ आसमान से नजर आती हैं? नाज़का पेरू 1927 में पहली बार नाज़का लाइंस की खोज हुई थी जिसमें सैकड़ों डिजाइन्स हैं और इन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं। इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। साउदर्न पेरू में ये करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं और मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आकृतियां प्राचीन नाज़का लोगों ने 1st और 8th सेंचुरी एडी के बीच बनाई थी।
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट भी कई साल से नाज़का लाइंस का अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन विशाल और जटिल डिजाइन्स को उन खगोलीय जीवों के लिए सिग्नल के तौर पर बनाया गया था जो आसमान से पृथ्वी पर आते थे, और उनके मुताबिक इन नए सबूतों से यह साबित हो चुका है कि परग्रही न सिर्फ नाज़का में आए थे बल्कि कई सदियों तक बार बार आते रहे थे। 7 जुलाई 2015 को जापान की यामागाटा यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम ने बताया कि उसे नई नाज़का लाइंस मिली हैं जो कटाव की वजह से हमें आमतौर पर नजर नहीं आती। मगर उस जगह का 3 डायमेंशनल स्कैन करने के बाद उन्होंने कुल मिलाकर 24 आकृतियां ढूंढ निकाली, जिनमें अजीब सी नजर आने वाली ह्यूमनॉइड आकृतियां भी थी। एक बिना सिर वाला शरीर था और एक 65 फुट लंबा लामा भी। अपनी खोज के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जियोग्लिप्स 400 से 200 बीसी की थी, यानी वो पहले मिली आकृतियों से कई 100 साल पुरानी थी। इन नई खोजों से हमें पता लगता है कि किस वक्त में रेगिस्तान की जमीन पर इस तरह के बदलाव हुए थे, और इन बदलाव का दायरा कई 100 साल का था, जिनमें कई संस्कृतियां शामिल थीं, अलग अलग मकसद के साथ, आकृतियों के साथ। ऐसा लगता है जैसे सभी संस्कृतियां आसमान में रहने वाले कुछ जीवों को सिग्नल दे रही थीं, और शायद वो सभी यही कोशिश कर रही थीं कि वो वापस पृथ्वी पर आएं और यहाँ अपना यान लाएं। ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि अगर लगातार 4 संस्कृतियां ऐसा ही कर रही थीं, तो इसका मतलब है कि उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी तो जरूर मिली होगी। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि पुरानी नाज़का लाइंस की खोज इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जिन लोगों ने बाद में वो जियोग्लिफ्स बनाए थे, वो शायद उनकी नकल कर रहे थे जिन्हें पहले परग्रहियों ने बनाया था। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग लोग नाज़का आकर ही ये पेट्रोग्लिफ्स और बड़े बड़े डायग्राम्स बनाते थे, या वो एक्सपेरिमेंट्स या काम की नकल कर रहे थे जो पहले भी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाज़का की शुरुआती सभ्यताओं का संपर्क उन लोगों से था जिन्होंने वो आकृतियां बनाई थी जो सिर्फ आसमान से ही नजर आ सकती थी, और कहीं ये उन्हें वापस बुलाने का तरीका तो नहीं था कि आसमान से उन आकृतियों को देखकर वो वापस आ जाएं। कई दशक तक यही माना जाता रहा कि पृथ्वी पर नाज़का जैसी कोई जगह नहीं है, मगर हाल में ही दुनिया के दूसरे छोर पर एक बड़ी चौंका देने वाली खोज हुई। टरगाय, कजाकिस्तान, अक्टूबर 2015। सैटेलाइट फोटोग्राफी की बदौलत नासा ने यहाँ जमीन पर बने 260 से ज्यादा जियोग्लिफ्स की तस्वीरें ली। वो कजाकिस्तान के एक ग्रामीण इलाके में बनी है और उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत ही ढूंढा जा सका। ये नाज़का जियोग्लिफ से कहीं ज्यादा जटिल है क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। यहाँ टीले और खाइयां हैं, जबकि नाज़का लाइंस सिर्फ और सिर्फ रेत पर बनी है। हम बात कर रहे हैं उन विशाल आकृतियों की जिन्हें मिट्टी के टीलों और लकड़ी से बनाया गया है, और उनमें जमीन पर रिंग्स, स्क्वायर्स, क्रॉसेस और स्वास्तिक भी बने हैं। इस इलाके में काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि ये जियोग्लिफ्स किसने बनाए थे और इनका क्या मतलब है, मगर वो इतना जरूर जानते हैं कि इनमें से कुछ जियोग्लिफ्स 8000 साल पहले बने थे, यानी ये नाज़का लाइन से करीब 6000 साल पुराने हैं। क्योंकि ये करीब 8000 साल पहले बने थे, तो सवाल ये उठता है कि वो किससे संपर्क करना चाहते थे। कहीं वो वही तो नहीं थे जिन्हें वो प्राचीन संस्कृतियां देवता कहती थीं। मैं तो यही मानता हूं कि हमें इस तरह के जो सिंबल्स मिल रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उस वक्त के इंसान उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वो आसमान में रहने वाले देवता मानते थे। क्या कजाकिस्तान में मिले ये नियो जियोग्लिफ्स इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने आज से 8000 साल पहले भी दूसरे ग्रहों से आए जीवों को देखा था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और मानते हैं कि ये जियोग्लिफ्स शायद इस बात का सबूत हो सकते हैं
कि ये भी शायद तभी बनाए गए थे जब हाल में मिला सुपर हिंज बना था, क्योंकि माना जाता है कि स्टोन हिंज करीब 5000 साल पुराना है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुपर हिंज के दफन मोनोलिथ्स शायद और भी पहले के हों। स्टोन हिंज तो बस एक छोटा सा हिस्सा भर है एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल पहेली का। आज हमें पत्थर के बने घेरे मिल रहे हैं जो पत्थर की बनी इन लाइंस पर हैं। ऐसे में मन में फौरन एक सवाल उठता है, ये क्या है? उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा? उनका मकसद क्या था? और फिर देर सवेर ये सवाल भी उठता है कि कहीं ये परग्रहियों का कोई संदेश तो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में नेज़का और कजाकिस्तान से मिले जियोग्लिफ्स न सिर्फ इंग्लैंड में हुई सुपर हिंज की नई खोज से जुड़े हैं, बल्कि वो दुनिया की कई और ऐसी रहस्यमयी साइट से भी जुड़े हैं जो सिर्फ आसमान से नजर आती हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये इस बात के सबूत हो सकते हैं कि जमीन के नीचे छिपे ये निशान आसमान से नजर आने वाले परग्रहियों के लिए मैक्सिको, पेरू, चीन और मिस्र में बनाए गए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही बात है और कहते हैं कि अब जल्दी ही हमें इस बात के सबूत मिल जाएंगे कि हम परग्रहियों के संपर्क में थे। मैं तो यही मानता हूँ कि वो परग्रही एक खास मकसद छोड़ के गए थे और कोई मुझसे पूछे तो मैं उनसे कहूँगा एक टाइम कैप्सूल। इसी वजह से उन्होंने पत्थर के वो विशाल घेरे और लाइंस बनाई थी, वो हमारे लिए थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि हाल ही के दिनों में मुख्य धारा के विद्वानों ने इस बात को नकार दिया है कि हमारे अतीत में उन्नत जीवों की किसी और नस्ल के जीव पृथ्वी पर आते थे, जबकि उनसे जुड़े संकेत हर जगह मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक विशाल तारे के इर्द गिर्द मौजूद कुछ रहस्यमय जीवों से एक विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का पता लग सकता है। पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारे KIC 846285 से लगातार सिग्नल्स निकल रहे हैं। शायद वहाँ किसी एलियन सिविलाइजेशन ने विशाल सोलर पैनल्स बनाए हों। हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की एक गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट को सैकड़ों हड्डियां और इंसान का एक नया पूर्वज मिला है। अब लगातार नए सबूत मिल रहे हैं, तो क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी अब उस मकाम पर पहुंच रही है जहां मुख्य धारा के विद्वान भी उसे एक बड़ी संभावना मान लें? गैलीलियो जैसे महान विचारक को भी बेवकूफ और काफिर कहा गया था। उनकी बात बिल्कुल सही थी, पर नई बातों को लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। सदियों तक हम यही मानते रहे कि पृथ्वी सपाट है। हम बड़े ही जिद्दी लोग हैं। मानव सभ्यता के रूप में विकसित होते हुए हमें पता लगने लगा है कि हमें अब तक जो बताया गया है वो शायद भविष्य में गलत साबित हो जाए। हम अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में नई नई बातें जानते रहेंगे और साथ ही आने वाली सभ्यताओं के बारे में भी। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव आते थे और आते रहेंगे। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो डेवलप हो रही है, उसके मद्देनजर आर्कियोलॉजी को भी आखिरकार अब ये मान ही लेना चाहिए कि अतीत में पृथ्वी पर परग्रही आते रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि वो परग्रही एक खास मकसद छोड़कर गए थे और कोई मुझसे पूछे तो मैं उनसे कहूंगा एक टाइम कैप्सूल। इसी वजह से उन्होंने पत्थर के वो विशाल घेरे और लाइंस बनाई थी, वो हमारे लिए थे। अब सवाल उठता है कि वो परग्रही कौन थे, वो कहां से आए थे, उनके आने की वजह क्या थी, क्या वो फिर से आएंगे? मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे। अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें नए सबूत मिल रहे हैं और उस पुरानी बात को बल दे रहे हैं कि पृथ्वी पर परग्रही आते थे और इंसान के मामलों में उनका अच्छा खासा दखल था और हमारा भविष्य भी जीवों से जुड़ने पर ही निर्भर है। अब टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिलेंगे कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीवों का दखल था? वो सबूत सामने आएंगे जिन्हें दुनिया भर की सरकारें कई दशकों से छिपा रही हैं। क्या उससे जुड़ा असली सबूत हमें किसी कब्र की दीवार के पीछे, किसी प्राचीन मंदिर के अंदर या हमारे पैरों के नीचे दफन मिलेगा?
अगर दूसरे ग्रह के जीव वाकई हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं तो हो सकता है कि हम जब उस सच के करीब पहुँचे तो वो सबूत हमें किसी कलाकृति या वैज्ञानिक खोज के रूप में न मिले, बल्कि हमारा अपने परग्रही पूर्वजों से आमना सामना हो जाए।